2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल जमकर बवाल काट रहे हैं। लोकसभा से लेकर राज्यसभा में विपक्ष हंगामा कर रहा है। सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी दल सियासी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक विपक्ष के रवैये से हैरान है। हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के सामने बैकफुट पर ही दिख रही है। पीएम मोदी को भी कहना पड़ गया है कि ऐसा विपक्ष उन्होंने कभी नहीं देखा। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर दिशाहीन होने का भी आरोप लगाया है। पीएम मोदी के देश के लोग भी ऐसा विपक्ष नहीं देखे होंगे जो आज का विपक्ष है। हार से हताश विपक्ष जिस तरह का रुख अपनाए हुए है, उससे साफ लग रहा है कि विपक्ष को भी अंदाजा हो गया है कि फिर 2024 में मोदी ही आएंगे। विपक्षी दल सिर्फ मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, लेकिन विपक्ष के लिए हर तरफ से बुरी खबर आ रही है। कैसे विपक्ष का हो गया है खेल खराब, बताते हैं आपको इस खबर में। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर रहती है। बीजेपी बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। जिस राज्य ने कभी लोकतंत्र की बेहतर परिकल्पना की सोच दी, आज उसी राज्य में हिंसा चरम पर है। चुनाव हो या किसी धर्म विशेष का आयोजन हो, अगर वहां हिंसा न हो तो अब ऐसा लगता है कि बंगाल ने कुछ छोड़ दिया है। और बीजेपी ये आरोप लगाती है कि इसका राजनीतिक संरक्षण कहीं न कहीं ममता बनर्जी से प्राप्त होता है। वहीं जब केंद्र की सरकार कार्रवाई करती है तो ममता बनर्जी तिलमिला जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर क्यों ममता बनर्जी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की हार हुई है और अब इस मामले में मोदी सरकार को बंगाल में जांच करने से कोई नहीं रोक सकता है। ममता सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी मोदी सरकार की जीत हुई है और ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल इस साल पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। दरअसल हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को जांच सौंपने का आदेश दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने साफ कहा कि हम विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने एनआईए को जांच ट्रांसफर करने के हाई कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए कहा था कि किसी भी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया गया था और ये निर्देश राजनीतिक रूप से पारित किया गया था। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से याचिका डाली गई थी। 27 अप्रैल को हाई कोर्ट ने रामनवमी समारोह के दौरान और उसके बाद हावड़ा के शिवपुर और हुगली जिलों के रिसरा में हिंसा की घटनाओं की एनआईए से जांच कराने का आदेश दिया था। यह आदेश अधिकारी की जनहित याचिका और 3 अन्य याचिकाओं पर पारित किया गया था, जिसमें इन दोनों संस्थाओं पर हुई हिंसा की एनआईए जांच की मांग की गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस को यह सूचित करने का निर्देश दिया था कि सभी एफआईआर दस्तावेज, जब्त सामग्री और सीसीटीवी फुटेज 2 दिनों के अंदर एनआईए को सौंप दिए जाएं। वहीं हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और एनआईए जांच पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को झटका देते हुए एनआईए जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचारों के खिलाफ मुहिम छेड़कर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने थे और तब बड़ी बड़ी बातें करते हुए केजरीवाल ने वैकल्पिक राजनीति का वादा किया था। लेकिन सत्ता में आते ही केजरीवाल ने वही सब किया जो सभी सियासी दल करते आए हैं। उन्होंने पहले किसी भी दल से गठबंधन न करने की बातें की, लेकिन पहली बार सीएम कांग्रेस की बैसाखी से बने। फिर केजरीवाल ने कांग्रेस से दूरी बना ली और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर एक और राज्य पंजाब में कांग्रेस से सत्ता छीन ली। वहीं आम आदमी पार्टी के 2 मंत्रियों के जेल पहुंचने के बाद केजरीवाल ने ऐसा यू टर्न लिया कि उनकी पार्टी को वोट देने वाले लोग भी हैरान होंगे कि क्या ये वही केजरीवाल है जो देश के जिन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत लिए घूमते थे, आज उन्हीं नेताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो कभी कांग्रेस को झूठ का पुतला कहती थी, आज वो लालायत दिखती है कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए। लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार धुतकार रही है आम आदमी पार्टी को। क्या है खबर, बताते हैं आपको।
दरअसल पंजाब कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ हैं और वो पार्टी हाईकमान पर आम आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की पार्टी गठबंधन बरकरार रखने के लिए कांग्रेस के सामने हाथ फैला रही है। दरअसल पंजाब कांग्रेस के प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग और साथ ही विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस हाईकमान से आम आदमी पार्टी को विपक्षी गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग पर अड़े हुए हैं। पंजाब के नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आगामी 2024 संसदीय चुनावों के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के विचार को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का ये बयान 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए नए नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA के तहत विपक्षी गठबंधन के बाद आया है। बाजवा का कहना है कि हम उनका चेहरा भी देखने को तैयार नहीं है और आम आदमी पार्टी गठबंधन की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं के आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद आम आदमी पार्टी को डर सताने लगा है कि कहीं उसे विपक्षी गठबंधन से आउट न कर दिया जाए। प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग के बयानों के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मालविंदर सिंह कंग ने कहा है, पहली बात यह कि ये गठबंधन क्यों हुआ है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि भारत में मौजूद सभी विपक्षी दल देश को बचाना चाहते हैं। हम सभी के बीच वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन हमें अपने व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठना होगा। ये प्रताप सिंह बाजवा और उनकी पार्टी का आंतरिक मसला है। लेकिन भारत के बारे में एक बात मैं कहूंगा कि ये देश के अस्तित्व को बचाने के लिए है और ये बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मंच है। तो देखा आपने कैसे एक तरफ पंजाब कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाए रखने के लिए बेचैन है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बच चुकी है और सभी दल अपना राजनीतिक समीकरण साधने में लगे हैं। इसी बीच ये लोकसभा चुनाव भी दो गठबंधनों के बीच ही लड़े जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस बार भी लोकसभा का चुनाव विपक्षी गठबंधन बनाम एनडीए होता नजर आएगा। एक तरफ 38 दल शामिल हैं तो दूसरी तरफ 26 दल शामिल हैं। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में नेता रहे वो थे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, जो ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे वाली स्थिति में है। लेकिन क्या दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव में केजरीवाल साहब पर एतबार करेगी? इस पर एक नया खुलासा हुआ है जो बड़ा चौंकाने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से सियासी घमासान जारी है। ये माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए और कांग्रेस नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन के बीच चुनावी मुकाबला होगा। इस समय एनडीए में 38 दल शामिल हैं तो विपक्षी गठबंधन इंडिया में 26 दल शामिल हैं। इंडिया में शामिल विपक्षी दलों के नेता इस बार बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर निकाल फेंकने के लिए चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तो चलिए बात करते हैं उस सर्वे की जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं और विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं। दरअसल केंद्र सरकार और बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में हराने को लेकर विपक्षी दलों की पटना बैठक के बाद टाइम्स नाउ नवभारत चंडगढ़ का मन के नाम से एक सर्वे किया था। सर्वे में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। इस सर्वे में बताया गया है कि आज चुनाव हुए तो किसको कितना मिलेगा वोट प्रतिशत। टाइम्स नाउ नवभारत सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर पटना मीट का असर लोकसभा चुनाव 2024 पर नहीं होगा। इसके उलट पहले की तरह दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर पूर्व लोकसभा चुनाव 2024 सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी को लगभग 48% से ज्यादा वोट मिलेंगे। वहीं दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी को समर्थन मिलने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में 32% मतदाता समर्थन मिल सकता है, लेकिन इसका लाभ जीत के रूप में मिलने की उम्मीद कम है। सर्वे में दिल्ली कांग्रेस को 15% मतदाताओं का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी कहीं से भी सीटें निकालने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भी बीजेपी 6 या सभी 7 सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत को मिलाकर भी दे तब भी वो बीजेपी को मात नहीं दे पा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ भी सकता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली में लगभग 57% वोट मिले थे। तो देखा आपने कैसे सर्वे में एक बार फिर दिल्ली के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व के प्रति अपना भरोसा जताया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता से मुकाबला करने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों ने एक होना ही ठीक समझा है। विपक्षी गठबंधन INDIA इंडिया बनाकर विपक्षी दल बीजेपी से मुकाबला करने वाले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष के लिए बीजेपी से मुकाबला करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। गठबंधन बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन विपक्ष को झटका लगना शुरू हो गया है। विपक्षी गठबंधन के अगुवा रहे नीतीश कुमार को बीजेपी ने 440 वोल्ट का झटका दिया है।
बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को जोरदार झटका देते हुए जेडीयू में जबरदस्त सेंधमारी की है। एक तरफ तो नीतीश कुमार पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार से अपना घर नहीं संभल रहा है। पहले उपेंद्र कुशवाहा, फिर जीतन राम मांझी और अब जेडीयू के दूसरे कई नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। दरअसल पटना में सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू नेत्री मालती कुशवाहा, सुनील कुमार सिन्हा, मनीष संजय सिन्हा, चंद्रभूषण यादव, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के आनंद शंकर सहित अन्य दलों से आए कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इन सभी नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जेडीयू के इन सब नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ट्विटर से संदेश दिया कि सभी का बीजेपी परिवार में स्वागत और अभिनंदन है। सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में शामिल होकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनीष पंकज समेत सैकड़ों लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। सभी का भाजपा परिवार में स्वागत, अभिनंदन है। बिहार के बदलाव में आप सभी निश्चित ही एक मजबूत साथी बनेंगे। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है। सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, इसलिए पुलिस उन पर ठोस कार्रवाई नहीं करती है। हाल के दिनों में हुए कई हत्याकांडों की चर्चा करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद इस सरकार की विदाई तय है। जनभावना इस सरकार के खिलाफ है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत के मामले में बिहार बीजेपी ने फोटो प्रदर्शनी लगाई है। फोटो प्रदर्शनी में बीजेपी लाठीचार्ज से जुड़ी तस्वीरें दिखाएगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी बौखला गई है और इस बौखलाहट में पार्टी ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। विपक्ष सरकार को मणिपुर और तमाम मुद्दों पर घेर कर संसद के सत्र को बाधित कर रहा है। पिछले 2 दिनों में संसद का सत्र समय अंतराल के लिए कई बार बाधित किया गया है, लेकिन कई बार सरकार की तरफ से वैधानिक चेतावनी दी, लेकिन विपक्ष था कि मानने को तैयार ही नहीं था। सबसे ज्यादा शोर शराबा किया गया था आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से। सरकार ने संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन संजय सिंह अपने मालिक को खुश करने में इतने मशगूल थे कि उन्होंने तो संसद की सभी मर्यादाओं को तार-तार किया, जिसके बाद से राज्यसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई करते हुए संजय सिंह पर कड़ा एक्शन ले लिया। अब एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी हाय तौबा मचा रही है। दरअसल सदन की कार्यवाही को बाधित करने के कारण आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा सभापति ने कहा कि संजय सिंह ने बार बार मना करने के बाद भी सदन की कार्यवाही को बाधित किया, इसीलिए उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा सभापति ने यह कार्रवाई पीयूष गोयल की शिकायत पर की। सांसद पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार चर्चा को तैयार है, फिर भी कार्रवाई बाधित की जा रही है। सदन में भारी हंगामे के बीच सभापति ने राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू कराया। प्रश्नकाल के अभी 4 उत्तर ही दिए गए थे कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर संजय सिंह नारेबाजी करते हुए सभापति के आसन के समीप जा पहुंचे। सभापति की ओर से चेतावनी देने के बावजूद संजय सिंह अपने स्थान पर नहीं गए और मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराए जाने की मांग और नारेबाजी करते रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने संजय सिंह के निलंबन पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी लीगल टीम इस मामले को देखेगी। संजय सिंह को निलंबित करने के खिलाफ विपक्षी दलों के नेता राज्यसभा के सभापति से मिल रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट कर संसदीय इतिहास का काला दिन कहा गया। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा का वीडियो शेयर कर लिखा कि मणिपुर पर सवालों से डर कर भाग रहे मौन मोदी। मणिपुर की हिंसा पर पीएम मोदी से जवाब मांगने पर आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित किया गया। आखिर कब तक भागेगा #भगोड़ा मोदी? उन्हें #मणिपुर पर देश की जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। तो देखा आपने आम आदमी पार्टी देश के लोकप्रिय पीएम के खिलाफ कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। केजरीवाल अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ उनकी पार्टी के इस ट्वीट का जो भाषा में इस्तेमाल किया गया है वो हैरान करने वाला है। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला करने का सपना देख रही कांग्रेस की मुसीबत उसकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ही बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस अपना घर तो संभाल नहीं पा रही और चलिए मोदी को टक्कर देने। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने अभी 3 महीने का समय भी नहीं बीता, लेकिन खबरें ऐसी आने लगी हैं कि कांग्रेस के नेता ही सरकार गिराने की बात करने लगे।
ये कहावत गलत नहीं है कि जब एक बड़े से उजड़ते कुनबे में कोई छोटी सी भी उपलब्धि हाथ लगती है तो सभी लोगों की महत्वाकांक्षा हावी हो जाती है, जिसकी परिणति से खतरनाक बवंडर ही बाहर निकलता है जो सब कुछ उड़ा ले जाता है। ऐसा ही हाल कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं का भी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। कर्नाटक से कांग्रेस नेता का जो वीडियो सामने आया वो काफी हैरान करने वाला था। इस वीडियो के सामने आने से कांग्रेस की काफी फसीहत हो रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य बीके हरिप्रसाद का कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर निशाना साधा। उनका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीके हरिप्रसाद को ये कहते हुए सुना जा सकता है, मुझे पता है कि सीएम कैसे बनना है और कैसे गिराना है। मैं किसी से भीख नहीं मांगता हूं, मैं सीना तान कर खड़ा रहूंगा। मंत्री बनना अलग सवाल है। बीके हरिप्रसाद को कर्नाटक कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। वो बेंगलुरु में बिल्वा और एडिगा नेताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सीएम सिद्धारमैया को चेतावनी देते हुए कहा कि वो जानते हैं कि सीएम को कैसे चुनना और हटाना है। कांग्रेस एमएलसी ने कहा कि सिद्धारमैया पिछड़े वर्ग से हैं। हमने 2013 में समर्थन दिया था क्योंकि हम चाहते थे कि सभी एकजुट रहें। हरिप्रसाद ने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक रूप से बिलावा और साथ ही एडिगा समुदाय आगे नहीं आ पा रहा है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि वो किसी की साजिश का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें, बीके हरिप्रसाद और सिद्धारमैया दोनों ही ओबीसी जाति से आते हैं। हरिप्रसाद एडिगा समुदाय से हैं जबकि सीएम सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय से आते हैं। वहीं वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए बीके हरिप्रसाद ने कहा कि वो नाराजगी के बारे में बात नहीं करते हैं और उन्होंने जो कहा है वो सच मानते हैं। उन्होंने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैंने जो भी कहा है मैं उसे वापस नहीं लूंगा। मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम रहूंगा। अगर मैंने इसे नहीं कहा तो ये मेरा शब्द नहीं है। अगर मैंने ये कहा तो मैं अपने शब्द से बंधा रहूंगा। तो देखा आपने कैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने अभी कुछ ही वक्त बीता है, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी कलह खुलकर बाहर आने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।